हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, हम राजस्थान में अपवा तंत्र को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंतर्गत चंबल नदी और बनास नदी तंत्र को पढ़ा था। आज हम इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की अन्य दो प्रमुख नदियां हैं, बाणगंगा और गंभीर, हम इन दोनों नदियों की चर्चा करने वाले हैं। जिन साथियों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिए गए हैं उन पर आप पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करते रहें ताकि उन विद्यार्थियों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारियों में कुछ फ़ायदा हमारी तरफ से हो सके। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो पूर्वी राजस्थान की अन्य नदियां हैं। इसमें हम पहले बात करेंगे बाणगंगा नदी की। बाणगंगा नदी, तो साथियों ये जो नदी है, इस नदी का उद्गम होता है जयपुर से। और जयपुर में जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का नाम रहता है बैराठ की पहाड़ियां। बैराठ की पहाड़ियां, तो यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है बैराठ की पहाड़ियों से और यहाँ से निकलकर यह नदी पहुँच जाती है उत्तर प्रदेश में। जयपुर के बाद यह जाएगी दौसा में, दौसा के बाद भरतपुर में, और भरतपुर में बहने के बाद ये जाएगी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, स्थान का नाम रहता है फतेहाबाद। स्थान का नाम हो जाएगा फतेहाबाद। तो फतेहाबाद के निकट यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। तो उद्गम इसका हो गया बैराठ की पहाड़ियों से। बैराठ की पहाड़ियां कहाँ पर? ये पहाड़ियां हो जाएंगी जयपुर में। तो यहाँ से निकलकर यह चली जाएगी फतेहाबाद। फतेहाबाद रहता है उत्तर प्रदेश में और फतेहाबाद के निकट यह नदी मिल जाती है यमुना नदी में। तो यह इसका प्रवाह हो गया। राजस्थान में यह जयपुर, दौसा और भरतपुर, तो इन तीन जिलों में बहती है और इन तीन जिलों में बहने के बाद यह यमुना नदी में मिल जाएगी उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के निकट। अब भरतपुर में इस नदी का प्रवाह, भरतपुर में इस नदी का प्रवाह कहाँ से होता है? इसका प्रवाह होता है, जो एक राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, नाम है केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार। तो कभी सवाल आपसे पूछ भी ले जाए, केवलादेव घना पक्षी विहार से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो उसका नाम हो जाएगा बाणगंगा। अब जयपुर में ध्यान दें, जयपुर में दो चीज़ें महत्वपूर्ण। पहली, इस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध सभ्यता विकसित हुई थी जिसे हम बैराठ की सभ्यता कहते हैं। बैराठ की सभ्यता। तो बैराठ की सभ्यता का विकास इसी बाणगंगा नदी के किनारे हुई थी। यह बैराठ की सभ्यता काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है। काफ़ी सवाल आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। तो एक तो यह सभ्यता जो है, यह लोह युगीन सभ्यता है। लोह युगीन सभ्यता है। साथ ही साथ जो बैराठ की सभ्यता है, यह सभ्यता मौर्यकालीन, यानी जो अशोक है, अशोक का एक प्रसिद्ध शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ था जिसे हम भाब्रू शिलालेख कहते हैं। तो भाब्रू शिलालेख, जिसका संबंध अशोक से है, मौर्यकालीन यह शिलालेख है। और यह शिलालेख काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इस शिलालेख में अशोक की निष्ठा को बताया गया है। और निष्ठा किस में बताई गई है? यह बताई गई है धम्म, संघ और बुद्ध में। तो अशोक की निष्ठा को धम्म यानी धर्म,
संघ मतलब राज्य, और बुद्ध मतलब बौद्ध में अशोक की निष्ठा को इस शिलालेख के अंतर्गत बताया गया है। तो यह बैराट की जो सभ्यता है, एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर शंख लिपि भी आपको देखने को मिलती है। तो कई मायनों में यह बैराट की सभ्यता महत्वपूर्ण है, और इस बैराट की सभ्यता का विकास बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण। उसके बाद इस नदी पर एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है जयपुर में, और बांध का नाम रहता है रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा जयपुर में। तो रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। तो ये इस नदी की कुछ प्रमुख विशेषताएं। और हम बात करें अगर इस नदी के अन्य नामों की, तो महाभारत कालीन से ही इस नदी की जो है महत्ता बताई गई है। कहा जाता है कि जिस समय वनवास हुआ था पांडवों को, तो वो इस क्षेत्र में विराट नगर क्षेत्र में रहे थे, और अर्जुन की तीर के लगने से इस नदी का उद्गम माना जाता है। इसलिए इस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को ताला नदी कहा जाता है, और इस नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है। तो ये बाणगंगा नदी के कुछ प्रचलित उपनाम। आप चाहें तो एक बार यहाँ तक की बातों को सेव कर लें। चलिए, ये हो गई बाणगंगा नदी। अब इसके बाद एक और नदी महत्वपूर्ण रहती है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, और वह नदी है गंभीर नदी। गंभीर नदी गंभीर नदी। तो गंभीर नदी जो है, इस नदी का इसका उद्गम होता है करौली तहसील की पहाड़ियों से। करौली जिले में करौली तहसील की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ से निकलेगी, और यहाँ से निकलने के बाद ये नदी भी भरतपुर में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुँच जाएगी, और उत्तर प्रदेश में जाकर यह नदी यमुना नदी में मिल जाएगी। इसका मतलब ये नदी भी यमुना की सहायक नदी है। तो उद्गम इसका हो गया करौली की पहाड़ियाँ, करौली में, और उत्तर प्रदेश में जाकर यह यमुना नदी में मिल जाती है। और उत्तर प्रदेश का जो स्थान जहाँ पर यह यमुना में मिलती है उसका नाम रहता है मैनपुरी उत्तर प्रदेश। तो मैनपुरी के निकट यह नदी किस में मिल जाएगी? यह मिल जाएगी यमुना नदी में। तो उद्गम करौली तहसील की पहाड़ियाँ करौली जिले में, और समाप्त हो जाएगी मैनपुरी उत्तर प्रदेश में यह यमुना नदी में। अब दो चीज़ें महत्वपूर्ण। इस नदी का प्रवाह भी केवलादेव घना पक्षी विहार में या केवलादेव घना पक्षी विहार से होता है। केवलादेव घना पक्षी विहार से इस नदी का उद्गम होता है। तो इससे पहले हमने बाणगंगा नदी पढ़ी, उसका भी प्रवाह होता है और इस नदी का प्रवाह भी होता है। और इसी केवलादेव घना पक्षी विहार में गंभीर नदी पर बना हुआ है अजान बांध। कौन सा बांध है? इस पर हो जाएगा अजान बांध। अब जो अजान बांध है, इस अजान बांध से केवलादेव घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति होती है। केवलादेव को जल आपूर्ति होती है। तो इस अजान बांध को कहते हैं केवलादेव की जीवन रेखा। केवलादेव की
जीवन रेखा, इससे पहले हमने आंतरिक प्रवाह पढ़ा था और वहाँ एक नदी पड़ी थी रूपारेल। तो रूपारेल नदी पर बना हुआ था मोती झील बांध, जिसको भरतपुर की जीवन रेखा कहा गया था। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अजान बांध की। तो अजान बांध को केवलादेव की जीवन रेखा कहा जाता है और इस अजान बांध के निकट ही यहाँ स्थित है पाइथन पॉइंट। पाइथन पॉइंट, जहाँ आप अजगर देख सकते हैं, सांपों की जो एक प्रजाति है पाइथन। तो यह पाइथन यहाँ आपको बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। तो पाइथन पॉइंट भी अजान बांध के निकट स्थित है। तो ये बात हमने की अजान बांध की। अब करौली में एक महत्वपूर्ण जो बात रहती है कि इस गंभीर नदी की 5 सहायक नदियां हैं। गंभीर की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? ये रहती है अटा, मांची, भद्रावती, भैंसावर और बरखेड़ा। तो गंभीर की ये 5 सहायक नदियां हैं और इन 5 सहायक नदियों के संगम पर, इन 5 सहायक नदियों के संगम पर एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है पांचना बांध। पांचना बांध। तो यह जो पांचना बांध है, यह पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी से बना, मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखना मित्रों, मिट्टी से निर्मित यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पांचना बांध। कई बार एग्जाम में आता है। हालांकि वर्तमान में केंद्रीय जल आयोग ने इस बांध को सुरक्षा कारणों से जो है नुकसानदेह मानते हुए इसको पक्का करने के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक ये पक्का हुआ नहीं है। आने वाले समय में यह सीमेंट और कंक्रीट से पक्का हो जाएगा, लेकिन तब तक यह मिट्टी से निर्मित है और मिट्टी से निर्मित यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो ध्यान रखें, पांचना बांध। पांचना बांध कहाँ पर है? ये हो जाएगा करौली में, राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध। अब इन 5 नदियों में से जो भद्रावती नदी है, इस भद्रावती नदी के टूटने से कई बार यहाँ बाढ़ें आती है। तो बाढ़ से या भद्रावती नदी की बाढ़ से करौली को बचाने के लिए इस नदी पर एक परियोजना बनाई गई है, जिसका नाम है चूलीदह परियोजना। चूलीदह परियोजना। तो सवाल आ जाए, चूलीदह परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो वो हो जाएगी भद्रावती नदी से। तो ये गंभीर नदी की महत्वपूर्ण बातें, आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट भी सेव कर लें। चलिए, यहाँ तक हमने बात की गंभीर नदी की। तो साथियों, यहाँ हमारी राजस्थान की जो नदियाँ हैं, यह नदियाँ पूर्ण हो जाती है। हमने सबसे अंत में बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र पढ़ा है। अब हम बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की जो नदियाँ हैं, उस नदियों को एक साथ देख लेते हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हमने पढ़ी है, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी, नोट्स बनाने में आपको आसानी रहेगी और आप प्रत्येक अपवा तंत्र को अलग अलग समझ पाएंगे। तो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में हमने जो महत्वपूर्ण नदी थी उसकी बात की हमने। वह नदी थी चंबल नदी। और चंबल की हमने खूब सारी सहायक नदियों की बात की। तो चंबल नदी और अब चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो चंबल की जो सहायक नदियाँ हमने पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था हमने काली सिंध। फिर काली सिंध की सहायक पढ़ी थी हमने परवन। और इसके अलावा काली सिंध की और सहायक नदियाँ पढ़ी थी हमने आहू। आहू की सहायक नदी पढ़ी थी हमने चंद्रभागा। इसके अलावा काली सिंध के बाद हमने पढ़ी थी बामनी।
बावनी के बाद कुराल, मेज, धार, आलनिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ चंबल की और सहायक नदियाँ। निवाज, सीप, शिप्रा, पार्वती। तो ये चंबल की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ थी। उसके बाद हमने चंबल की एक और सहायक नदी की बात की थी, यह थी बनास। तो ध्यान रखना, चंबल से जो हम तीर यहाँ लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये सभी चंबल की सहायक है। यहाँ काली सिंध से हमने तीर को यहाँ दिया है, इसका मतलब ये परवन जो है काली सिंध की सहायक है। फिर काली सिंध से हमने आहू पर लिया है, तो आहू काली सिंध की सहायक है। और आहू से आगे हम तीर ले गए, इसका मतलब चंद्रभागा आहू की सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ से हमने इसको यहाँ तक लिया है, इसका मतलब ये सभी जो नदियाँ हैं, ये सभी नदियाँ चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ से हम आए हैं, इसका मतलब बनास भी चंबल की सहायक नदी है। फिर बनास की हमने खूब सारी सहायक नदियाँ पढ़ी थी। इसके अंतर्गत हमने बात की थी कोठारी नदी की, मैनाल, बेड़च, खारी, बांडी, मानसी, कालीसिल, मोरेल, डाई। और मोरेल की एक सहायक नदी की बात की थी हमने, वह थी ढूंढ। तो ये बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो ये जो सारा तंत्र है, यह चंबल नदी का तंत्र है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में हमने बात की थी दूसरी नदी, जो थी बाण गंगा नदी। और इसकी तीसरी नदी की हमने बात की थी, यह थी गंभीर नदी। और गंभीर की हमने कुछ सहायक नदियाँ की बात की थी अभी, वह थी अटा, मंची, भद्रावती, भैंसावर और बरखेड़ा। तो ये सभी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। अब आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो साथियों, यहाँ तक की जो चर्चा हमारी हुई है, इस चर्चा के अंतर्गत हमने राजस्थान की नदियों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। जो सारी महत्वपूर्ण नदियाँ थी, हमने उसके बारे में चर्चा की है। तीनों ही अपवा तंत्र के अंतर्गत आंतरिक अपवा तंत्र पढ़ा था हमने, उसके बाद अरब सागरीय अपवा तंत्र पढ़ा था, और आज हमने बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र को पूर्ण किया है। आप लगातार इन वीडियोज़ को देखते रहें, इसका रिविज़न करते रहें, और इस जो क्लासरूम को है आप नोट्स फॉर्मेट में अपनी कॉपी में ज़रूर लिखते रहें। अगली जो क्लास होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि उस क्लास में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड की जो विभिन्न भर्ती परीक्षा है जो पिछले कुछ वर्षों में हुई है, और उन परीक्षा में जो नदी संबंधी जो टॉपिक के सवाल पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल अलग अलग पैटर्न के जो पूछे गए हैं, हम उन सभी सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही जो महत्वपूर्ण सवाल आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, हम उसके पैटर्न की भी चर्चा करने वाले हैं। तो अगली जो क्लास रहेगी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, आप देखना नहीं भूलें। इन क्लासों का आप बार बार रिविजन करते रहें, अधिक से अधिक मित्रों तक इसे शेयर करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली क्लास के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।